बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सारे बच्चों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये पाठ 4 है, ये गद्यांश का ही चौथा चैप्टर है, एक कहानी यादें। ये कहानी है मन्नू भंडारी जी की, जो कि इस पाठ के लेखिका हैं। लेखिका भी इस पाठ के मन्नू भंडारी जी हैं और मन्नू भंडारी जी ने अपने ही जीवन के कुछ तथ्यों को इस पाठ में उजागर किया है। हम इसको पूरी तरह से आत्मकथा नहीं कह सकते हैं। एक तरह से जैसे मैंने काव्य में एक चैप्टर पढ़ाया था आत्मकथ्य, तो जीवन की हर बातें तो नहीं हैं, लेकिन जीवन की बहुत सारी बातों का उजागर मन्नू भंडारी जी ने अपने इस पाठ में किया है, एक कहानी यादें। ये सीबीएसई बोर्ड के गद्य भाग का चौथा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चे ध्यान देकर इस बात को सुने। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बताया है कि हम पाठ को कैसे समझें, तो सबसे पहले बच्चों हम पाठ को समझते हैं उसके सारांश को लेकर के। जैसे मैंने इस पाठ को, पाठ लंबा है तो पाठ को मैंने 8 पार्टों में डिवाइड किया है। 8 पार्ट में पार्ट डिवाइड है और एक एक पार्ट को हम आपको समझाएंगे। आप सारे बच्चे ध्यान दे करके पाठ को सुने। पहले पार्ट में है लेखिका की इंदौर की यादें। बच्चों, लेखिका का जो जन्म हुआ था, मन्नू भंडारी जी का जो जन्म हुआ था वो इंदौर में हुआ था, लेकिन लेखिका की यादों का सिलसिला अजमेर से शुरू हुआ। लेखिका के पिता पहले इंदौर में रहते थे और बाद में ये अजमेर में आकर के शिफ्ट हो गए। तो लेखिका की इंदौर की यादें क्या है कि मन्नू भंडारी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था और लेखिका अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कही। उनका परिवार इंदौर से अजमेर में आकर के शिफ्ट हो गया। इनके पिताजी बहुत दरिया दिल इंसान थे। जब वो इंदौर में रहते थे तो उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी थी और उनकी दरिया दिली के चर्चे उनके मोहल्ले में हुआ करते थे। वो विद्यार्थियों को बिना शुल्क लिए ही पढ़ाया करते थे, ऐसे वो थे। और वो, उनके पिताजी का बहुत मान सम्मान था जब वो इंदौर में रहते थे। पिताजी के साथ कुछ अपनों ने ही विश्वासघात किया, जिसके कारण उनकी आर्थिक कंडीशन खराब हो गई और वो इंदौर से कहाँ आकर के शिफ्ट हो गए? अजमेर में। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अजमेर में पिताजी का बदला हुआ व्यवहार। बच्चों, जब कोई व्यक्ति विश्वासघात का शिकार होता है, किसी के द्वारा विश्वासघात का मतलब ठगा जाता है, कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी के द्वारा ठगा जाता है या छला जाता है तो उसका नेचर बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, वो जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। सेम कंडीशन लेखिका के पिता के साथ भी हुआ। अब वो किसी पर विश्वास नहीं करते। अजमेर में आकर के उन्होंने किराए का एक मकान लिया जो 2 मंजिला मकान था। ऊपर के मंजिले पे वो खुद रहते थे, लेखिका के पिताजी, और उनकी अस्त व्यस्त किताबें, पठन पाठन का सामान, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो कि व्यवस्थित रूप से नहीं रखा रहता था, बिखरा अव्यवस्थित ढंग से फैला रहता था पूरे फ्लोर में। और नीचे के फ्लोर में लेखिका अपने 5 भाई बहनों के साथ और उनकी माँ भी साथ में रहती थी। ये सभी लोग नीचे के फ्लोर में रहते थे। पिताजी का व्यवहार बदला हुआ इसमें इसलिए दिखाया गया है कि उनके पिताजी शक्की स्वभाव के हो गए। बात बात पर सबके साथ क्रोध करना और सबको शक की निगाह से देखना। अपनों के द्वारा ठगे जाने पर इनके पिताजी के व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया बच्चों, जो हम आपको सेकेंड हेडिंग में बता रहे हैं कि उनके पिताजी का व्यवहार इतना कैसे बदल गया था। अब यहाँ पर जब अपनों के द्वारा विश्वासघात हुआ उनके साथ, तो क्या हुआ कि वो शक्की स्वभाव के भी बन गए, जो कि पहले उनके परिवार में नहीं था। पहले उनके व्यवहार में ये नहीं था, वो किसी पर शक नहीं करते थे। अहमवादी थे, अहंकार का भाव था, लेकिन शक का भाव नहीं था। अब तीसरी हेडिंग में आता है कि पिताजी का लेखिका के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पिताजी के व्यवहार का असर चाहे अनचाहे लेखिका के अंदर भी आया। लेखिका भी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाती थी। उसका एक रीज़न और भी था बच्चों कि जो लेखिका के पिताजी थे वो लेखिका की बड़ी बहन से लेखिका की तुलना किया करते थे बात बात में। उनकी बड़ी बहन का नाम सुशीला था और वो देखने में खूबसूरत सी थी, गोरा रंग था। और पिताजी बात बात में लेखिका की तुलना किससे किया करते थे? उनकी बड़ी बहन से किया करते थे। लेखिका बचपन में देखने में दुबली पतली सी, काली सी, मरियल से दिखने वाली लड़की थी। इसी वजह से लेखिका के पिता जब
उनकी बड़ी बहन से उनकी तुलना करते थे तो उनके अंदर हीन भावना ने जन्म ले लिया। जैसे बच्चों किसी को अभी किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कहो कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, अगर हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो हमें कभी किसी बच्चे की किसी के साथ तुलना भी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज उसके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना जन्म ले ही लेती है। और यही चीज़ लेखिका के साथ भी हुआ। पिताजी का जो शक्की व्यवहार था वो लेखिका में भी ट्रांसफ़र होकर के आया। मन्नू भंडारी में भी वो चीज़ आई और लेखिका के अंदर शक्की का भाव, सब पर शक करना, इनके अंदर का भी स्वभाव बन गया। बच्चों, लेखिका बता रही हैं अपने तीसरे पैराग्राफ में, तीसरे चौथे पैराग्राफ में, जो मैंने बताया कि पड़ोस कल्चर क्या था। लेखिका के ज़माने में पड़ोस की परिभाषा ही अलग थी। यानी मोहल्ले में रहने वाले जितने घर होते थे वो सब अपने परिवार के समान माने जाते थे। किसी भी लड़की को, बच्चे को किसी के घर में आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। सारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलते और मोहल्ले के सारे बच्चे पड़ोस के किसी भी घर में जा सकते थे, खाते पीते थे। मतलब ये नहीं लगता था कि ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, जैसा कि आज का कल्चर हो गया है। आज सभी लोग अपने घर तक सीमित हैं। पड़ोस कल्चर बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है और शहरों में तो एकदम से ख़त्म हो गया है। लोग केवल अपने से मतलब रखते हैं। पड़ोस में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, यहाँ पर किसी के पास ये समय नहीं कि कोई किसी के पास जाए और बैठे, सांत्वना दे, उसके दुख में साथ खड़ा रहे, ऐसा किसी के पास टाइम नहीं है। पड़ोस कल्चर बिल्कुल समाप्त हो गया है। जबकि कहा भी जाता था कि जैसे कोई अगर दुर्घटना होती है, कोई त्रासदी होती है, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले पड़ोस काम आता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। सभी लोग अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने जो खुद की फैमिली है उसके लिए समय नहीं निकाल पाते, पड़ोस की तो बात ही दूर की है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि हमारे ज़माने में जब लेखिका का बचपन था उस समय पड़ोस कैसा हुआ करता था। उस समय मैंने बताया कि मोहल्ले के सारे घर अपने परिवार के सदृश होते थे। सभी एक दूसरे के घर में जाते थे। तीज त्यौहार आए दिन किसी के घर जाना, खाना पीना, सारी बातें होती थी। उस समय का पड़ोस कल्चर ऐसा था। लेखिका ने बच्चों जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनके रचनाओं के ज़्यादातर पात्र उनके पड़ोस के ही लोगों के थे। जो पात्र उन्होंने बताया, जो कैरेक्टर अपने रचनाओं में उन्होंने डाला है, तो उनके पास पड़ोस के ही लोग थे। और तीसरी हेडिंग आती है बच्चों, लेखिका को अपने व्यक्तित्व का एहसास कब हुआ कि मैं भी कुछ हूँ। इसका एहसास उन्हें उस समय हुआ जब इनकी बड़ी बहन सुशीला की शादी हो गई। सुशीला की शादी हो जाने के बाद और इनके दोनों भाई जब पढ़ने चले गए बाहर, तब इनके पिताजी का ध्यान लेखिका के ऊपर आया कि हाँ, लेखिका भी हैं। उसके पहले उनके 3 बच्चे बड़े थे तो उन पर ज़्यादा ध्यान रहता था। और जब सुशीला की शादी हो गई और लेखिका के दोनों बड़े भाई पढ़ने के लिए चले गए, तब इनके पिताजी का ध्यान मन्नू भंडारी के ऊपर गया। मन्नू भंडारी का घर ऐसा था बेटा कि इनके जो पिताजी थे वो कांग्रेस पार्टी में मेंबर थे और इनके घर में राजनीतिक पार्टियों का अक्सर जमावड़ा लगा रहता था। तो इनके पिताजी चाहते थे कि मन्नू भंडारी वहाँ पर बैठे और उन पार्टियों में क्या बातें हो रही हैं, किस बात पर चर्चा छिड़ी हुई है, कौन सी बात चल रही है, कुछ सबके बारे में सुने, जाने, देश दुनिया में क्या हो रहा है कुछ सबके बारे में जाने। लेकिन देश दुनिया की बातों को जाने लेकिन उसमें सक्रिय रूप से उसकी कोई भागीदारी ना हो। और लेखिका के पिता ने एक बात और मन्नू भंडारी के साथ किया कि उन्हें रसोई घर से दूर रखा। रसोई घर को उनके पिताजी एक भटियार खाना मानते थे और उनका मानना था कि रसोई घर में हमेशा भट्टी जलती रहती है, वहाँ अक्सर अनपढ़ लोगों का जमावड़ा होता है और प्रतिभावान लड़कियाँ जो हैं उनको रसोई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उनकी प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पिताजी ने ही उनके अंदर देश के प्रति या समाज के प्रति या जो स्वतंत्रता संग्राम उस समय चल रहा था उसकी जो चिंगारी थी वो उनके पिताजी के द्वारा ही लेखिका में डाली गई थी। फिर लेखिका की जिंदगी में हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल जी का आगमन होता है जब वो 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में जाती हैं। 10वीं पास करने के बाद जब वो फर्स्ट ईयर में जाती हैं तो उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल जी का साथ होता है फर्स्ट ईयर क्लास में। और शीला अग्रवाल
ने लेखिका को ये बताया कि लेखिका कुछ भी कोई भी साहित्य पढ़ती थी, तो शीला अग्रवाल जी ने उनके अंदर ये बात बैठाई कि कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, चुन कर पढ़ना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका पढ़ने का हमारे ऊपर क्या असर होगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ हमें देख समझ कर सुनकर ही पढ़ना लिखना और सुनना चाहिए। देखना भी बहुत सोच समझ कर चाहिए। ये बात भी हम बच्चों आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं सुनते हैं तो देखा सुना तो हमने 5 मिनट में, लेकिन क्या 5 मिनट के अंदर ही वो बातें हमारे माइंड से डिलीट हो जाती हैं? नहीं होती हैं। उसका चिंतन हमारे दिमाग में बना रहता है और जो हमारे दिमाग को दूषित करता रहता है। इसलिए अगर हम सोच समझ कर पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, संगति करेंगे तो हमारा दिमाग साफ रहेगा, निर्मल रहेगा और निर्मल और शुद्ध मन में ही शुद्ध बुद्धि विकसित होती है। ये सत्य है, शास्त्र सम्मत बात है। तो शीला अग्रवाल जी ने बताया कि क्या पढ़ना चाहिए। शीला अग्रवाल ने ही इनके अंदर जो क्रांतिकारी स्वभाव था, आंदोलनकारी स्वभाव था, इसको हवा दी। एक तरह से कहिए कि इसको आग दी। और फिर ये स्वतंत्रता की जो चिंगारी इनके अंदर दबी पड़ी थी, इनके पिताजी के द्वारा ही डाली गई थी, लेकिन उसको हवा नहीं मिल रही थी। तो वो चिंगारी ही थी, अंदर अंदर सुलग रही थी। लेकिन शीला अग्रवाल के जीवन में आते ही उसको हवा मिल गई और वह सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ बेटा कि ये जब कॉलेज में पढ़ते तो लड़कियों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ नारेबाजी करती, प्रभात फेरियाँ निकालती, जुलूस निकालती और चौराहे पर खड़े होकर धुआंधार अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषण देती। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी एक आवाज़ पर कॉलेज की सारी लड़कियां मैदान में निकलकर जमा हो जाती और मैदान में जमा होने के बाद सब अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करती। अब स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उसको अपना कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया था। मन्नू भंडारी के एक इशारे पर कॉलेज की सारी लड़कियां मैदान में इकट्ठा हो जाती, किसी की नहीं सुनती थी। मजबूर होकर लेखिका ने क्या किया, लेखिका के पिता को, जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिताजी को पत्र लिखा और कॉलेज में बुलवाया। अब लेखिका के पिताजी पहले से ही मन्नू के ऊपर गुस्साए रहते थे, मन्नू भंडारी के ऊपर, उसके व्यवहार से, क्योंकि वैचारिक टकराहट, विचारों की टकराहट शुरू से ही रहती थी पिताजी के साथ। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की वास्तव में कुछ कॉलेज में गड़बड़ की है, इसीलिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। घर से तो ये गुस्सा होकर के निकले, क्योंकि निकलने से पहले इनके पिताजी के एक दक्यानुषी मित्र, दक्यानुषी की मैंने यहाँ पर स्पेलिंग में लिखी है बेटा, दक्यानुषी मतलब पुराने विचारों का समर्थक व्यक्ति, उसको दक्यानुषी विचारधारा का व्यक्ति कहते हैं, जो पुराने विचारों का समर्थक हो कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक दक्यानुषी मित्र इनके पिताजी के कान भर रहे थे, पिताजी और भड़के हुए थे। अब ये गुस्से में आग बबूला होकर के स्कूल गए। स्कूल में पहुँचे तो कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी वो मन्नू भंडारी के खिलाफ सारी बातें बताई कि आपकी लड़की की वजह से ऐसा, और आप इसको बैठा लीजिए, इसकी वजह से कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है, सारी लड़कियां उसके एक इशारे पर नाचती हैं, जो वो कहती है वही करती हैं लड़कियां। अब जब प्रिंसिपल के मुँह से ये बात इनके पिताजी ने सुनी तो इनको बहुत अच्छा लगा, अपनी बेटी के ऊपर गर्व भी आया कि इतना जो है पावर मेरी लड़की में है। तो इनके पिताजी ने कहा ये तो पूरे देश की मांग है, स्वतंत्रता के खिलाफ हर व्यक्ति को आवाज़ उठानी चाहिए अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये चीज़ हुआ, वहाँ से इनके पिताजी का रवैया थोड़ा बदला, पिताजी का बदलता हुआ रवैया। अब मन्नू को लेकर के इनका पिताजी का रवैया जो था वो थोड़ा बदल गया था, जैसा कि पहले था, बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर विचारों पर टकराहट होना, बात बेटी में अक्सर टकराहट होती ही रहती थी। लेकिन अब पिताजी का रवैया बदला इनके खिलाफ। उसी समय इनके एक प्रतिष्ठित मित्र डॉक्टर अम्बालाल जी पिताजी के पास आते हैं और मन्नू भंडारी की खूब तारीफ करते हैं। उसके जोशीले भाषण को उन्होंने सुना था और मन्नू भंडारी की तारीफ उनके पिताजी से करते हैं। अब बेटी की तारीफ सुन करके इनके पिताजी गदगद हुए। मतलब जब कोई भी माता पिता अपने बच्चों की तारीफ किसी और के द्वारा सुनते हैं, बच्चे अपने मुंह से अपनी तारीफ करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, करते ही रहते हैं। और जब कोई तीसरा आ करके बच्चों की तारीफ करे तो माता पिता बहुत खुश होते हैं बच्चों। ऐसे इनके पिताजी भी बहुत खुश हुए जब डॉक्टर अम्बालाल ने
मनु भंडारी की तारीफ इनके पिताजी से आकर की, तो इनके पिताजी बहुत खुश हुए। और मनु भंडारी जी का आंदोलन चलता रहा। अंग्रेजों के खिलाफ युवकों में स्वतंत्रता की आग भरने में मनु भंडारी का विशेष योगदान है। बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, यूथ को एकजुट करने, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एकजुट करने में मन्नू भंडारी जी का बहुत बड़ा हाथ है। मई 1947 में कॉलेज प्रशासन ने शीला अग्रवाल को कॉलेज के अनुशासन बिगाड़ने के कारण नोटिस दे दिया। क्यों? क्योंकि शीला अग्रवाल ने ही मन्नू भंडारी के अंदर जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी उसको भड़काई थी, उसको हवा दी थी, और जिसके कारण मन्नू ने एक सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। तो उनको नोटिस दे दिया गया मई 1947 में। अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल जी को नोटिस दे दिया गया। 3rd ईयर में क्लासेज बंद कर दी गई, लेकिन कॉलेज के छात्रों और लेखिका ने मिलकर इतना हुड़दंग मचाया कि प्रशासन को हार मानकर क्लासेज को फिर से शुरू करनी पड़ी। जीत की ये खुशी जो थी वो 15 अगस्त 1947 की खुशी के आगे फीकी पड़ गई थी, क्योंकि बच्चों 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आज़ाद हो गया था। तो ये दोनों खुशियाँ मन्नू भंडारी के जीवन में मिली, और इस तरह मन्नू भंडारी का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। इसमें बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अगर इस क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो इसका पहला क्वेश्चन आता है कि बचपन में पहला क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनकर मन्नू भंडारी को विश्वास नहीं हो पाया अपने कानों पर। तो ये वो घटना थी बच्चों कि जब मन्नू भंडारी के पिताजी क्रोधित होकर स्कूल गए तो क्रोध में भरे हुए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो मन्नू की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरी लड़की जो कर रही है ये पूरे देश की पुकार है। और ये बात वापस लौट कर आने पर उन्होंने लेखिका की माँ को भी बताया, लेखिका अर्थात मन्नू भंडारी की माँ को बताया। और जब लेखिका ने अपने पिता के द्वारा अपने बारे में ये बातें सुनी तो उन्हें अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि हमेशा विचारों की टकराहट के बावजूद आज मेरे पिताजी मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमको ये भी सिखाता है कि हम सद्मार्ग पर चलते रहें। हमें जो भी करना है, जो लक्ष्य है हमारा, हम उस पर चलते रहें, लेकिन विचार के द्वारा हम ये देखें, ये जांचते रहें कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सद है या असद है। अगर असद है तो वो आपको गड्ढे में ले जाकर गिरा देगा, और अगर सद मार्ग है तो आप उस पर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये पाठ हमें ये भी सिखाता है कि पड़ोस कल्चर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। हम मन्नू भंडारी के जीवन से परिचित होते हैं, उनसे सीख लेते हैं। और दूसरी चीज़ बच्चों ये पाठ हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने देश से सदैव प्यार करना चाहिए। हमेशा देश सर्वोपरि होना चाहिए। हमें अपने देश की बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ों को बचाना चाहिए। अपने देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को सदा ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि ये सार्वजनिक संपत्ति है तो इसे हमें नुकसान करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसे पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। ये पाठ हमें ये संदेश देता है। तीसरी चीज़ इस पाठ में कि लेखिका अपने जीवन में घटी तमाम घटनाओं से सीखने को मिला लेखिका को। तो हम आप भी अपने जीवन में घटने वाली तमाम घटनाओं से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ और ये पाठ हमें सिखाता है कि एकाग्रता क्या होती है। हम अगर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं और हमारा ध्यान उस पर केंद्रित नहीं है, यानी हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य तक वही बच्चा पहुंच सकता है जिसका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर निर्धारित हो। इसका एग्जाम्पल हम भागवत गीता से ले सकते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना बेधा, लेकिन कैसे? उनका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर था और उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। इसीलिए द्रोणाचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम विश्व ब्रह्मांड के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। तो कोई भी चीज़ प्राप्त करना बच्चों
कठिन नहीं है। कठिन ये है कि हम अपने ध्यान को कैसे एकाग्रचित करें। और ये एकाग्रता आती है नियम से, संयम से, नियम संयम से रहना, समय से उठना, समय से जागना, समय से सोना और अपने कर्तव्यों का सदा ध्यान रखना। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों की समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। और ये जो मैं लिखती हूँ वर्ड मीनिंग, तो ये सारे बच्चे इस वर्ड मीनिंग को भी बिल्कुल ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि अगर भाषा पे पकड़ बनानी है तो हमारा शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। हमें वर्ड मीनिंग पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और हमें रीडिंग भी एक स्किल है, हमें डेली रीडिंग करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं चैप्टर से लेकिन उसकी रीडिंग नहीं करते, तो लाइन टू लाइन रीडिंग भी करनी चाहिए। और चैप्टर को एक स्टोरी की तरह हर चैप्टर में, हिंदी के लगभग सारे चैप्टर में एक करेक्टर होता है और करेक्टर क्या कहता है, क्या संदेश देता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट हमारी मदर टंग में है हिंदी भाषा। लेकिन फिर भी हम हिंदी में इतने वीक रहते हैं कि हमें मात्राओं का, इसका उसका ज्ञान नहीं रहता। कि हमारी ही वीकनेस है जो नहीं रहता है। अगर थोड़ा सा बच्चे ध्यान दें तो बहुत अच्छा हिंदी में कर सकते हैं और बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ाएंगे।